वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th वोवन वर्ड्स इंग्लिश की जो बुक है उसका 7th ऐसे जिसका नाम है ब्रिजेस। कुमुदनी लाखिया की ये लाइफ की स्टोरी है जितनी अभी तक हमने पढ़ी है, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसे हम। तो हमने यहाँ से कंटिन्यू करना था दैट माई एग्जाम्स यील्डेड सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट्स। अब आगे ये क्या कहती हैं कि मेरे एग्जाम्स में अचंभे वाली बात क्या है, सरप्राइज वाली बात क्या है कि मेरे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ गए, अच्छे रिजल्ट आ गए। हालांकि क्या सीन चल रहा था कि इनकी माता जी की डेथ हो चुकी है, ये घर पे पहुंची है, इन्हें भूख लग रही है, ये पेट दबाकर खड़ी हैं, इस तरह से बातें हो रही हैं। और डायरेक्टली उसके बाद क्या कहती हैं कि मेरे एग्जाम्स हुए और सरप्राइज की बात ये थी कि मेरा गुड रिजल्ट आ गया, मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। सो नाउ व्हाट, तो अब क्या आगे, वट डू आई गो फ्रॉम होम, सॉरी वेयर डू आई गो फ्रॉम होम। अब ये कहती हैं कि मैं अब इसके बाद कहाँ जाऊँ आगे। द क्वेश्चन हैज क्रॉप्ड अप थ्रू आउट माई लाइफ एंड मैनी ईयर्स लेटर टुक शेप इन। अब आगे कहती हैं कि ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरी पूरी लाइफ ही चलता रहा मेरे आगे। तो ये पूरी लाइफ ही चलता रहा, थ्रू आउट माई लाइफ एंड मैनी ईयर्स लेटर टुक शेप इन माई कंपोजिशन। और कुछ सालों बाद, यानी कि काफ़ी सालों बाद, ये किस रूप में उभरा, मेरी कंपोजिशन के रूप में। यानी कि जो मैं नृत्य सिखाती हूँ उसके नए नए डांस फॉर्म क्रिएट करती हूँ उसमें निकला। और मेरी कंपोजिशन जो मैंने लिखी थी, अता किम लिखी थी इन्होंने, उसमें निकला। इट्स फनी हाउ वी स्टोर आवर एक्सपीरियंसेस इन आवर ब्रेन एज इफ वी आर प्री रिकॉर्डेड कैसेट्स। अब आगे ये कहती हैं कि मज़े की बात तो क्या है कि हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, हम जो भी एक्सपीरियंस करते हैं वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाते हैं किसी ना किसी तरह से। और वो इस तरह स्टोर होते हैं जैसे कि वो पहले से रिकॉर्ड की हुई कैसेट्स हों। द राइट कैसेट सीम्स टू फॉल एंड टू प्लेस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट टू। और मज़े की बात क्या आती है कि जो सही कैसेट होती है वो हमारे सामने तभी आती है जब हम सोचते हैं कि इसकी हमें बहुत कम आवश्यकता है, इसकी तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अपॉन फिनिशिंग स्कूल आई वॉज एट अ क्रॉस रोड्स। अब आगे कहती हैं कि जैसे स्कूल फिनिश हुआ अब मेरे सामने चौराहा टाइप कुछ आ गया, यानी कि रास्ते काफ़ी आ गए। एंड द पाथ अहेड वॉज नॉट क्लियर टू मी। और मुझे किस रास्ते पर जाना है मुझे कुछ पता नहीं था। आई हैड लॉट्स ऑफ आइडियाज अबाउट वट आई वॉन्टेड टू डू विद माई लाइफ। अब मेरे पास बहुत से आइडियाज़ थे जिसे कि मैं कह सकती हूँ कि मैं करना चाहती हूँ। एंड डांस वॉज नॉट ऑलवेज अ प्रायोरिटी। लेकिन सबसे मजे की बात तो क्या थी कि डांस इनकी कभी भी प्रायोरिटी नहीं रही है। आई वॉज ऑलवेज ड्रिवन एंड दैट पार्टली स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट आई हैड अ रिलेटिवली सबड्यूड चाइल्डहुड। अब आगे इन्होंने क्या कहा था कि मेरी डांस कभी भी पहली प्रायोरिटी नहीं रही थी और मुझे शुरू से ही जो सलाह मिली है ना, सलाह की आवश्यकता रहती थी, जो नीड थी किसी भी सुजेशंस की। और आगे क्या था कि जो भी नीड थी वो ऐसे खींची सी रहती थी, मतलब कभी किसी से मिली ज़रूरत, कभी किसी से नहीं मिली हेल्प, इस तरह से चलता रहा। और मेरा जो चाइल्डहुड है वो ऐसे टाइम पास सा ही रहा, मतलब ऐसे दबा हुआ सा ही रहा। मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि इनकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी बहुत ही जल्दी। आई वॉज एनवलप्ड बाय अ ग्रेट मिस्ट ऑफ प्रोटेक्शन। अब आगे क्या कहती हैं कि मैं पूरी तरह से प्रोटेक्शन से घिरी हुई थी। मिस्ट होता है धुंध, प्रोटेक्शन की धुंध से घिरी हुई थी। एंड आई वॉन्टेड टू एमर्ज फ्रॉम दैट मिस्ट एंड डिस्कवर माई सेल्फ। और अब आगे क्या कहती हैं कि मैं बाहर आना चाहती थी इस धुंध से। एमर्ज का मतलब होता है बाहर आना या निकलना। तो मैं इस धुंध से बाहर आना चाहती थी, इस प्रोटेक्शन से बाहर आना चाहती थी और खुद को डिस्कवर करना चाहती थी। इन पर्टिकुलर आई वॉन्टेड टू फील पावरफुल। मैं पावरफुल दिखना चाहती थी। टू कंट्रोल अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, ताकि मैं बहुत से लोगों के ग्रुप को कंट्रोल कर सकूं। अब इस लाइन को अगर आप कनेक्ट करके देखेंगे तो इन्होंने ऊपर के किसी पैराग्राफ में बोला था कि एक लेडी है जो कि मतलब बहुत से लोगों को कंट्रोल किए हुए है, जो कि हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री भी रही, इंदिरा गांधी। तो उनसे डायरेक्ट खुद को कंपेयर करना चाह रही हैं। इन अताकिम आई एड्रेस दिस डिजायर फॉर पावर। और अताकिम में तो इन्होंने इस डिजायर को, अपनी इस इच्छा को दिखाया भी है। एंड येट वंस यू पोजेस इट व्हाट डू यू डू विद इट। और आगे ये हमसे ही क्वेश्चन पूछती हैं कि अगर आपको वो पावर एक बार मिल जाती है, अगर आप उस पावर में आ जाते हैं, अपनी चीज़ को पा लेते हैं, तो आप क्या करेंगे। वंस यू रीच योर गोल वेयर डू यू गो फ्रॉम देयर। और अगर आपको एक बार आपका गोल मिल गया, आपने सोच लिया कि आपको क्या चाहिए और आप उसे पा भी लेते हैं,
तो आगे आप क्या करेंगे? इट्स अ क्वेश्चन विदाउट एन आंसर। अब ये सवाल तो है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है, बट आई बिलीव द क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड। लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि हाँ, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आता है कि मान लीजिए हमारी कोई डिज़ायर होती है, हम सोचते हैं कि यार किसी ना किसी तरह तो ये मूवी देखने को मिल जाए, और अच्छा हम मूवी वो देख भी लेते हैं, तो आगे क्या? इस सवाल का जवाब हमें आज तक नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ ये कहती है कि क्वेश्चन तो है लेकिन इसका कोई आंसर नहीं है। नाउ एट द एज ऑफ 15 आई हैड मैनी ऑप्शंस। अब 15 की एज हो गई थी इनकी और इनके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। It would have been easy enough to join college for a bachelor's or master's degree in psychology or English literature. अब ये कहती हैं कि ये तो इजी था मेरे लिए कि हाँ ज्वाइन कर लूँ कोई कॉलेज, चाहे वो बैचलर्स की डिग्री हो यानी कि ग्रेजुएशन हो, या मास्टर्स की डिग्री हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे वो साइकोलॉजी में हो या फिर इंग्लिश लिटरेचर में हो, बट एवरीवन डज दैट। लेकिन ये तो सारे ही कर रहे थे। यू हैव टू डू समथिंग दैट इज ऑफ बीट डिफरेंट फ्रॉम द डन थिंग माई फादर सैड टू मी। अब इनके पिताजी का एक कोट आता है, इनके पिताजी ने ये बात बोली थी इन्हें कि तुम्हें इस लीक से हटकर कुछ करना होगा, ऑफ बीट करना होगा, यानी कि डिफरेंट करना होगा, कुछ कुछ अनोखा करना होगा, जो सभी कर रहे हैं वैसा नहीं करना तुम्हें। सो इट वॉज दैट आई डिसाइडेड टू अटेंड एन एग्रीकल्चर कॉलेज इन नैनी इलाहाबाद। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये एग्रीकल्चर कॉलेज ज्वाइन करेंगी, कृषि भूमि कॉलेज ज्वाइन करेंगी नैनी इलाहाबाद के अंदर। देयर वर 29 बॉयज एंड आई इन अ क्लास ऑफ 30। अब 30 जनों की क्लास थी, 29 तो लड़के थे और ये अकेली एक लड़की थी। हैविंग स्पेंट माई स्कूल ईयर्स इन अ गर्ल्स स्कूल आई न्यू लिटिल अबाउट द बिहेवियर ऑफ बॉयज। अब इन्होंने कहा कि मेरा बचपन तो बीता था जी गर्ल्स स्कूल में, तो मेरे को बॉयज स्कूल का तो कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है और बॉयज़ के बिहेवियर का नहीं पता, मेन तो ये बात बोल रही हैं। माई ब्रदर वॉज 7 ईयर्स यंगर। अब मेरा भाई जो है 7 साल छोटा था मुझसे। सो हिज फ्रेंड्स वर नो हेल्प। तो उनके फ्रेंड्स से भी कोई हेल्प नहीं मिल सकती थी इस बारे में कि वो लड़कों के बिहेवियर के बारे में कुछ पता लग सके। हाउएवर एट द एग्रीकल्चर कॉलेज आई गॉट ए टेस्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब एग्रीकल्चर कॉलेज था, वहाँ उन्हें समझ आया कि लड़कों और लड़कियों के बीच का जो रिलेशन होता है, दोस्ती होती है, वो कैसा होता है, कैसा स्वभाव होता है। वी हैड टू ट्रेवल 4 माइल्स इन द फील्ड्स ऑन बाइसिकल्स। अब ये कहती हैं कि कॉलेज पहुंचने के लिए हमें काफ़ी मील तक ट्रैवल करना पड़ता था खेतों में से बाइसिकल के थ्रू, अपनी साइकिल के थ्रू। द बॉयज़ डिफ्लेटेड। डिफ्लेटेड का क्या मीनिंग होता है? हवा निकाल देना। तो लड़के क्या करते थे, इनके बाइसिकल की टायर की हवा निकाल देते थे, सो दैट दे कुड वॉक बैक विद मी, ताकि क्या हो सके कि वो मेरे साथ चल सके पैदल। रिजल्टिंग इन माइल्स एंड माइल्स ऑफ वर्थलेस कन्वर्जेशन अबाउट द लेटेस्ट फिल्म, सॉन्ग्स एंड एक्टर्स, नन ऑफ विच इंटरेस्टेड मी। तो मज़े की बात क्या आती है कि लड़के इनकी साइकिल की हवा निकाल देते थे टायर की, ताकि वो इनके साथ चल सकें, और इसका रिजल्ट क्या होता था कि उन्हें मीलों मीलों तक पैदल चलना पड़ता था और पूरे लंबे टाइम तक कन्वर्सेशन चलती रहती थी नई फिल्म के सॉन्ग्स के बारे में, उनके एक्टर्स के बारे में। और सबसे शानदार बात क्या थी कि कुमुदिनी लाखिया को ये बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्ट नहीं आता था। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इसके मीनिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके जो मीनिंग है और कमेंट बॉक्स में भी इसके मीनिंग जो है वो अपडेट कर दी हैं, तो आप वहां से इसे पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद ये चैप्टर जो है शुरू कीजिएगा। और जो भी इसके लिंक वगैरह हैं उसके लिए टेलीग्राम का भी मैंने लिंक डाला है, वहाँ पे सारी लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो आती रहती हैं, तो वहाँ से वो चेक कर लीजिएगा। So also I was fascinated by the professors, mostly American, who wore shorts because we worked in fields with clay, crops, manure and insecticides. अब ये क्या कहती हैं? I was fascinated, मैं fascinated थी, मैं काफ़ी आकर्षित थी उन प्रोफेसर से जो कि मुझे पढ़ाते थे। ज़्यादा से ज़्यादा वो अमेरिकन थे लगभग, मतलब हु वॉर शॉर्ट्स, वो शॉर्ट्स पहनते थे, यानी कि वो ज़्यादा लेंथ वाले जो कपड़े हैं नहीं पहनते थे, क्योंकि उन्हें क्या है फील्ड में काम करना पड़ता था मिट्टी के साथ और क्रॉप्स के साथ, मैन्योर्स के साथ, इंसेक्टिसाइड्स के साथ। ये सारे आप कह सकते हैं कि खाद और कीटनाशक वगैरह होते हैं, मिट्टी होती है, फसलें होती हैं, इनके साथ। इंसेक्टिसाइड्स होता है कीटनाशक, मैन्योर होता है खाद।
सो वन डे आई ऑल्सो टर्नड अप इन शॉर्ट्स, तो एक दिन मैं भी शॉर्ट्स में चली गई, एंड हैड 58 आईज अपीयरिंग एट माई लेग्स, और क्या हुआ वहां पर 58 आंखें। 58 आंखें का क्या मतलब है कि जो 29 लड़के थे, 29 लड़कों की 58 आंखें होंगी, तो वो 29 लड़कों की जो 58 आंखें हैं सारी की सारी जो है मेरी लेग्स को देख रही थी। माई ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज My grandmother had always said that girls must never push their chest out और uncover their legs। तो मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मुझसे कहा करती थी कि लड़कियों को जो अपनी चेस्ट है, अपनी ब्रेस्ट है, वो ज़्यादा बाहर को ऐसे उठाकर नहीं रखनी चाहिए और ना ही अपनी लेग्स को अनकवर करना चाहिए। आई नाउ रियलाइज्ड व्हाट शी मींट, अब मुझे समझ आ रहा है कि वो क्या कहना चाहती थी, बट कुडंट एक्सेप्ट इट एज वैलिड, लेकिन मैं इसे वैलिड नहीं मानती हूं, मैं इस तथ्य को सही नहीं मानती हूं, ना ही मानती थी। वट अबाउट द शॉर्ट ब्लाउजेज यू वियर विद योर मिडरिफ शोइंग। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कही है कि जो आप शॉर्ट ब्लाउज पहनती हैं उनका क्या फिर, विद योर मिडरिफ शोइंग। मिडरिफ क्या होता है, जो वुमेन की ब्रेस्ट और जो कमर होती है उसके बीच का जो एरिया होता है उसे मिडरिफ कहा जाता है, कि जो आप ब्लाउज पहनती हैं उसके बाद जो आपकी मिडरिफ दिखती है, यानी कि ब्रेस्ट से लेकर और कमर के बीच का जो एरिया दिखाई देता है, आपका पेट दिखाई देता है, उसका क्या। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे ये बात पूछी। कौन कह रही है, ये कुमुदिनी लाखिया कह रही हैं कि मैंने अपनी दादी माँ से ये बात पूछी। डोंट आर्ग्यू वॉज हर रिप्लाई। अब उनका रिप्लाई क्या होता था उनकी दादी माँ का, कि तुम मुझसे बहस मत करो। वट विल वी अंडरस्टैंड द डिग्निटी ऑफ द फीमेल बॉडी। अब जो फीमेल बॉडी की जो डिग्निटी है उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, यानी कि हम जो एक स्त्री की जो शरीर की गरिमा है उस चीज़ को कब समझेंगे। अ डांसर हैज़ टू मूव विद डिग्निटी, अ क्वालिटी मच डिजायर्ड अमंगेस्ट डांसर्स बट सैडली मिसिंग इन मोस्ट स्पेशली वुमेन, एज दे आर टॉट टू अंडर प्ले देयर बॉडीज मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अब ये क्या कहती हैं कि एक डांसर को तो जो है, एक नृत्य का या एक नर्तक को क्या है, बहुत ही जरूरी होता है इस तरह का गुण होना, डिग्निटी होना, एक ऐसी क्वालिटी जो कि डांसर्स में होनी ही चाहिए। लेकिन दुख की बात तो क्या है, स्पेशली वुमेन में ये बात है कि उन्हें पूरी की पूरी जिंदगी अपनी बॉडीज को ढक कर रखना पड़ता है, उसी में घुट घुट कर रहना होता है। माई ग्रैंड मदर ऑफ कोर्स वॉज नॉट कम्प्लीटली टू ब्लेम फॉर दिस एटीट्यूड। अब वो आगे कहती हैं कि इसमें सिर्फ मेरी दादी माँ का ही दोष नहीं है, पूरी तरह से मैं ये नहीं कह सकती। इट इज़ अ प्रॉब्लम दैट गोज डीप इनटू द टेक्सचर ऑफ आवर सोसाइटी। ये तो हमारे समाज के अंदर जो फैली हुई भ्रमता है उसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उसी वजह से ये क्रिएट हुआ। वी मस्ट एम्ब्रेस आवर सेंसेस एंड यूज देम टू द फुलेस्ट रादर देन ट्राई टू इनहिबिट देम। अब आगे ये कहती हैं कि हमें अपने सेंसेस को पूरी तरह से खोलना चाहिए, यानी कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां है, जो हमारे 5 सेंसेस होते हैं, उसे अच्छी तरह से महसूस करना चाहिए, उनसे महसूस करना चाहिए, ना कि सिर्फ उसमें रहने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि अगर हम अपनी जीभ से कुछ टेस्ट करते हैं तो हमें उसे फील करना चाहिए अच्छे से। अगर हम कुछ अपने हाथ से या पैर से छूते हैं तो भी उसे फील करना चाहिए, सिर्फ उसे ऐसे नहीं कि बस हाँ हो गया, टच हो गया। तो इस तरह से कह रही हैं, और आगे अब ये इसी बारे में बात करने वाली हैं, पूरा सेंसेस के बारे में। Now another argument I often had with my grandmother was about religion and visiting temples। अब अगली बात क्या होती है, ये अपनी दादी माँ से जो एक और आर्ग्यू करती हैं, एक और बहस करती हैं, वो क्या होती थी इनकी, कि जो धर्म के बारे में और मंदिरों के अंदर जाने के बारे में बात थी, उस बारे में। गो टू द टेम्पल बिफोर योर एग्जाम्स, गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ टू डू वेल, शी वुड से। इनकी दादी माँ के क्या कोट थे, इनकी दादी माँ क्या कहती थी कि एग्जाम से पहले मंदिर जरूर जाओ, भगवान जी जो हैं तुम्हें बहुत ही शक्ति देंगे, ऐसा इनकी दादी माँ का कहना था। आई टुक इशू विद द आइडिया दैट एन आउटसाइड फोर्स मस्ट बी बार्गेन्ड विद इन ऑर्डर टू ऑब्टेन डिजायरेबल रिजल्ट्स। तो इसमें भी इनका इशू रहता था कि इन्हें, इनके दिमाग में क्या चलता था कि हाँ भगवान से भी इस चीज़ के लिए बार्गेनिंग करें कि हाँ अच्छे मार्क्स लाने हम तभी मंदिर जाएंगे। डजंट दिस स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विद इन। तो ये शक्ति कहाँ से आ रही है, ये पूछती हैं कि मतलब इसका फायदा क्या है। आई हैड अ हार्ड टाइम बिलीविंग दैट इट वॉज गॉड
alone who endowed me with this ability. अब आगे बात कहती हैं कि मुझे इस बात को तो विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती है कि ये ईश्वर है जिसने मुझे ये एबिलिटी दी है। अब कौन सी एबिलिटी दी है? 5 सेंसेस की ही बात करती हैं। विजिटिंग टेम्पल्स एक्टिवेट योर सेंसेस दो वी ऑफन टेक दिस फॉर ग्रांटेड। अब आगे कहती हैं कि मंदिरों में जाने से क्या हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उठ खड़ी होंगी क्या, वो जाग जाएंगी क्या? इसे हम मतलब खुद ही ऐसे स्वीकार कर लेते हैं, खुद में ही मान लेते हैं बस। यू सी द ग्रैंड्योर ऑफ द आर्किटेक्चर एंड कैन फील द कर्व ऑफ द स्टोन्स। अब आगे कहती हैं कि मंदिरों में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में स्टोन्स लगे होते हैं, आर्किटेक्चर होता है, उसे आप फील कर पाते हैं, अच्छे से देख पाते हैं। उनकी जो गोलाइयाँ होती हैं जो भी बड़े बड़े स्टोन्स की, उसे महसूस कर पाते हैं। द सेंट ऑफ इंसेंस फ्लावर्स एंड सैंडलवुड मिंगल टुगेदर। अब क्या नाम है ये? इंसेंस। इंसेंस क्या होता है? धूप अगरबत्ती को कहते हैं हम। तो जो धूप अगरबत्ती, जो फूल और जो सैंडलवुड है यानी कि चंदन है, उसकी खुशबू जो है मंदिरों में आपस में घुल मिल जाती है और अलग सी खुशबू क्रिएट हो जाती है। यू हियर द रिंगिंग ऑफ द बेल्स, आप वहाँ पर घंटियों की आवाज़ सुनेंगे। एंड टेस्ट द पंचामृत, पंच अमृत, अमृत जो भी कहेंगे आप। और ये कहती हैं कि आप मंदिरों में घंटियों की आवाज़ सुनते हैं, पंचामृत को टेस्ट करते हैं। विद योर पाम्स एंड द सोल्स ऑफ योर फीट टच द डिफरेंट सर्फेसेज। वहाँ पर जो अलग अलग तरह की सर्फेसेज होते हैं उन्हें अपने हथेलियों से या अपने पैरों के तलों से आप टच करते हैं। व्हाट एन एक्सपीरियंस, क्या ही एक्सपीरियंस होता है वो। वाई डू आई हैव टू बार्गेन विद गॉड एज इफ ही इज सम काइंड ऑफ एजेंट फॉर अ ट्रेडिंग कंपनी। तो ये कहती हैं कि मुझे भगवान से बार्गेन करने की क्या ज़रूरत है, क्या वो कोई ट्रेडिंग कंपनी का जो एजेंट है क्या? येट दीज आर्ग्यूमेंट्स विद माई ग्रैंड मदर वर यूजफुल इन दैट दे मेड मी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेंसिटिविटी एंड सेंटिमेंटलिटी। अब आगे कहती हैं कि मेरे जो ग्रैंड मदर से इशू होते थे, जो भी कन्वर्जेशन होती थी, जो भी इस तरह की बातें होती थी, आर्ग्यूमेंट होते थे, उनसे मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिला। और वो फ़ायदा क्या मिला कि मुझे डिफरेंस करना आ गया किसके बीच? सेंसिटिविटी के बीच और साथ ही साथ सेंटिमेंटलिटी के बीच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं कि मुझे इन चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना बहुत अच्छे से आ गया था। किसके बीच? एक तो संवेदनशीलता होती है जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, जिसे आप कहते हैं कि काफ़ी ये, अगर आप किसी पर्सन की बात करते हैं तो आप कहते हैं कि काफ़ी सेंसिटिव है ये। तो सेंसिटिव होता है फिजिकली, और सेंटिमेंटलिटी, सेंटिमेंट क्या होते हैं? आपके फीलिंग्स में होते हैं। जैसे आप अंदर ही अंदर, जैसे कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो आपको अंदर ही अंदर बुरा लगने लग जाता है, तो वो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, जिसे आप भावुकता कहते हैं। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो फिजिकली होती है और सेंटिमेंटलिटी फीलिंग्स में होती है। लेटर आई क्रिएटेड अ पीस कॉल्ड पंच पारस, और उसके बाद मैंने एक पीस क्रिएट किया। क्या नाम रखा उसका? पंच पारस, द 5 सेंसेस, जिसमें कि 5 सेंसेस के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लोर किया, उसके बारे में अच्छे से बताया। ये भी इनकी क्रिएशन थी एक। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ डिग्री इन एग्रीकल्चर एट द एज ऑफ 18, अब 18 साल की ये होगी और उनके पास क्या आ गई? एग्रीकल्चर की डिग्री आ गई। आई वॉज लेफ्ट विद फ्यू जॉब प्रोस्पेक्ट्स। अब फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, फ्यू लिटिल इनका मतलब होता है ना के बराबर। तो मेरे पास ना के बराबर ही कोई जॉब की प्रोस्पेक्ट थे, जॉब की अपॉर्चुनिटी थी। एंड वॉज अगेन अ क्रॉस रोड्स, और फिर से मैं एक ऐसे चौराहे पर आके खड़ी होगी जहाँ पर मेरे पास कुछ भी जानने को नहीं था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लकीली गुड फॉर्चून केम टू मी विदाउट मच बैकोनिंग। बैकोनिंग वर्ड आया है यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप मार्क कर लीजिएगा। यानी कि जब कोई आपको ऐसे कंधे पर हाथ रख के या पीछे से बुलाता है हाथ रख के, तो उसे बैकोनिंग कहते हैं। तो लकीली क्या हुआ कि जो गुड फॉर्चून है वो मेरे पास पीछे से आई। इट हैपन्ड इन बॉम्बे, ये बॉम्बे में हुआ था। आई हैड गॉन टू द ट्रेन स्टेशन टू सी ऑफ सुरेश हु वॉज स्टडिंग एट शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल। अब ये सुरेश इसके भाई का नाम है, जो शुरू में आया था, हमने गार्डन का सीन पढ़ा था जो। तो बॉम्बे में ऐसा हुआ कि ये अपने भाई को ट्रेन पर चढ़ाने गई थी, सी ऑफ करने गई थी, और जो कि शेरवुड कॉलेज नैनीताल में पढ़ने के लिए जा रहा था, पढ़ता था वहाँ पर। वाइल आई वॉज वेविंग टू द ट्रेन, जब मैं ट्रेन को अपने हाथ से हिलाकर बाय कर रही थी, दैट हैड नाउ डिसअपियर्ड, जो कि अब
मतलब दिख ही नहीं रही थी, अब जा चुकी थी। देयर वॉज ए टैप ऑन माई शोल्डर, तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने थपथपाया। आई टर्न्ड अराउंड, अब मैं पीछे घूमी। द एंड द वुमन हु स्टूड देयर, और जो औरत थी जो कि वहां पर खड़ी थी, चेंज द कोर्स ऑफ माई लाइफ, उन्होंने क्या किया, मेरी पूरी की पूरी दुनिया ही बदल दी। ऑल दोज टीडियस आवर्स ऑफ डांस लेसन्स फर्स्ट इन टू अ न्यू सिनर्जी, सॉरी आर साइलेंट रहेगा, सिनर्जी। अब आगे ये क्या कहती हैं कि इस चीज़ ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ ही बदल दी थी। मैं एक चौराहे पर खड़ी थी, लेकिन यहाँ से मेरी लाइफ क्या है, पूरी तरह से बदल गई थी। और ये जितने भी मैंने घंटों घंटों डांस की प्रैक्टिस की है, उससे अब मुझे कोई अच्छा आउटकम मिलने लगा था। जो कि मैंने मतलब लंबे समय तक उबाऊ सी बोरिंग सी प्रैक्टिस की थी, उसका मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट अब मिलने लगा था, कुछ ना कुछ सफलता मिलने लगी थी। शी वॉज कोमलता दत्त, वो कोमलता दत्त थी। अ फ्रेंड ऑफ माई फादर्स, मेरे पिताजी की एक दोस्त। एंड मोर इम्पोर्टेंटली द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड उदय शंकर टू द डांस लेजेंड अन्ना पावलव इन पेरिस। तो आगे क्या कहती हैं कि वो मेरे पिताजी की दोस्त तो थी ही थी, लेकिन और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो एक ऐसी पर्सन थी जिन्होंने उदय शंकर को डांस के लेजेंड अन्ना पावलोवा से मिलवाया था पेरिस के अंदर। एंड हेयर शी वॉज, और अब वो यहाँ पर थी, टेलिंग मी टू जॉइन द राम गोपाल डांस कंपनी बेस्ड इन लंदन, और मुझे कह रही थी कि आप राम गोपाल डांस कंपनी ज्वाइन कर लीजिए जो कि लंदन के अंदर है। इट टुक सम लर्निंग टू एडजस्ट टू वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल डांसर्स एंड म्यूजिशियंस। अब इसमें थोड़ी दिक्कत की बात थी, लेकिन मज़े की बात क्या थी कि मुझे सीखने को भी मिला। एडजस्ट करने में दिक्कत तो हुई, हार्ड वर्क करना पड़ा मुझे एक ऐसे ग्रुप के साथ जो कि जिसमें कि सारे के सारे प्रोफेशनल डांसर्स हों, म्यूजिशियंस हों, ऑन द मूव ऑल द टाइम, जो कि हर एक टाइम इधर उधर अपना काम करते रहते थे। एंड द अपॉर्चुनिटी एक्सपोज्ड मी टू अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डांस एजुकेशन, और इस अपॉर्चुनिटी ने मुझे इस कदम पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब मैं डांस एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डांस टू बी लर्नड एज वेल, और वहाँ पर बहुत से ऐसे डांस थे जो कि मुझे वहाँ पर सीखने को मिले, जैसे कि केरल का कुम्मी या कुमनी कह सकते हैं, राजस्थान का घूमर, गुजरात का डांडिया। ऑल वर पार्ट्स ऑफ द ट्रूप्स रेप्टोयर, और ये क्या थे, ये सारे क्या थे, उस पलटन के ट्रूप को हम पलटन भी कह सकते हैं, एक ग्रुप होता है उसे हम ट्रूप कहते हैं, जो कि म्यूजिक से रिलेटेड होता है। तो ये सारे जो थे इस मंडली के, इस ट्रूप के क्या थे, रंगपटल थे। रिप्टोयर को रंगपटल कह सकते हैं, यानी कि जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखी जाती हैं, बहुत से लोग होते हैं अलग अलग टाइप के। What I enjoyed most was learning the classical Bharatnatyam from Ram Gopal himself, who was a strict disciplinarian and had a fetish for perfection of line. अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सीखने में मज़ा आया वो आया भरतनाट्यम, जो कि मैंने खुद राम गोपाल जी से सीखा था, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनियर थे, रूल्स को फॉलो करते थे। एंड हैड अ फैटिश फॉर परफेक्शन ऑफ लाइन, और जो हर एक चीज़ को बारीकी से नोटिस करते थे, एक भी लाइन इधर से उधर नहीं होने देते थे। हाउएवर इन द एंड ही वुड से, और अंत में उन्होंने क्या कहा, यू हैव परफेक्टेड द टेक्निक, तुमने अपनी टेक्निक अच्छे से, बहुत अच्छे से सीख लिया, परफेक्ट हो चुके हो उसमें तुम। नाउ थ्रो इट ओवरबोर्ड एंड डांस, अब इसे क्या है, स्टेज पर जाओ, फैलाओ और डांस करके दिखाओ। दिस इज अ लेसन आई हैव ट्राइड टू टीच माई ओन स्टूडेंट्स, और आगे कहती हैं कि यही लेसन जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाती हूँ, ताकि उनमें क्या है, एक मोटिवेशन आए। बिफोर यू बिगिन एक्सपेरिमेंटिंग यू नीड टू परफेक्ट द टेक्निक विद विच यू एक्सपेरिमेंट। ये लाइन भी आपकी लाइफ से रिलेट कर सकती है, इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी चीज़ पर एक्सपेरिमेंट शुरू करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपको ये ज़रूरी है कि आप उस टेक्निक में परफेक्ट होने चाहिए। आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हैं उसमें आपका परफेक्शन होना ज़रूरी है, उस पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले। नाउ touring with Ram Gopal not only taught me more about dance, I discovered new things about my own personality.
अब राम गोपाल जी के साथ यात्रा करने के दौरान मैंने ना केवल डांस सीखा लेकिन अपनी जिंदगी के दूसरे पहलू को भी बहुत अच्छे से जान लिया था। एनकाउंटरिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज गिव्स यू अ चांस टू लुक एट योरसेल्फ इन अ न्यू लाइट। अब आप जब अलग अलग देशों के बहुत से लोगों से मिलते हैं, उनसे आपका सामना होता है, तो आप खुद को एक नई लाइट में पाते हैं, यानी कि आप खुद को एक नए एस्पेक्ट में पाते हैं। आपको लगता है कि आप किसी नई जगह नई चीज़ सीख रहे हैं कुछ। मोर ऑफन देन नॉट आई फाउंड दैट माई वीकनेसेस वर बोट ग्लैरिंगली इन टू माई फोकस। और तभी मेरे सामने क्या हुआ, अजीब सी चीज़ भी होती है ये, कि मेरी जो कमियां होती हैं वो अचानक से एकदम से मेरे फोकस में आने लगी, यानी कि मेरे सामने आने लगी। आई केम टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। और अब यहाँ पर क्या हुआ, मुझे उस चीज़ की समझ आने लगी, उस कॉन्टेक्स्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो समझ आने लगी। उस ये डांस के बारे में बात करिए कि उस चीज़ की मुझे महत्व पता लगने लगा। हाउ थिंग्स चेंज व्हेन यू चेंज देयर प्लेसमेंट। जब आप किसी चीज़ की प्लेसमेंट यानी कि उसकी जगह बदल देते हैं तो वो चीज़ भी कैसे बदल जाती है, ये इन्हें समझ आया। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग मूवमेंट्स ऑफ दैट टूर वॉज माई टाइम इन पोस्ट वार जर्मनी। और एक बहुत ही ऐसी ज़्यादा जो हिट करने वाली, यानी कि मेरे को दुख पहुंचाने वाली, स्ट्राइक करने वाली बात थी, वो क्या थी, जो वहाँ पर जर्मनी में वार हुए, जर्मनी का वॉर हुआ था, जो युद्ध हुआ था, उसके बारे में। इट वॉज एन अनबिलीवेबली सैड प्लेस। और ये विश्वास करने लायक नहीं था, इतनी बुरी जगह बन गई थी। हंग्री चिल्ड्रन बेगिंग फॉर फूड इन इज़ अ कॉमन साइट इन इंडिया। हालांकि इंडिया में भीख मांगते हुए बच्चे आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, ये कॉमन थिंग है, ये चीज़ कह रही हैं कुमोदिनी लाखिया जी। येट इन जर्मनी द सेम साइट क्रिएटेड अ डिफरेंट सेंसेशन। लेकिन जर्मनी में भी इस तरह की चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। इट अमेज्ड मी हाउ द सेम सिचुएशन इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट इवोक्स क्वाइट डिफरेंट रिएक्शंस एंड द सेम इज़ ट्रू इन डांस। और आगे क्या कहती हैं कि इस चीज़ ने मुझे काफ़ी अमेज कर दिया, काफ़ी अचंभित भी कर दिया कि एक सिचुएशन जो कि आप पहले देख चुके हैं, दूसरे किसी दूसरी जगह पर देखते हैं तो आपको वो अलग सी दिखती है और कुछ अलग सा ही आपके मन में घर कर जाती है, अजीब लगती है। और यही सेम सिचुएशन ये डांस के बारे में भी कह रही हैं कि इंडिया में कहाँ ये डांस सीखती थी उसके बारे में इन्हें अजीब लगता था, लेकिन अब ये यहाँ पर लंदन में ये चीज़ करती हैं तो इन्हें कुछ अलग फील होता है। वन चेंजेस द प्लेसमेंट ऑफ अ कोरियोग्राफिक पीस ऑन स्टेज एंड इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। और अब ये वापस डांस पर आ जाती हैं इससे, कि जब आप स्टेज पर डांस करते हैं और थोड़ा बहुत भी किसी के स्टेप्स में हेरा फेरी कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो ये कुछ अलग दिखाई देने लगता है, कुछ नया दिखाई देने लगता है। आई माई सेल्फ वॉज अ चेंज पर्सन व्हेन प्लेस्ड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। और अब ये कहती हैं जो बात मैंने अभी बताई कि कहाँ ये इंडिया में थी तब इन्हें डांस से नफरत थी, लेकिन अब ये इसकी आदी हो चुकी हैं लंदन में, तो ये यही चीज़ कहती हैं कि आई माई सेल्फ वॉज चेंज, मैं खुद चेंज हो चुकी हूँ, मैं खुद इस तरह की बन चुकी हूँ। जब मुझे अलग एनवायरनमेंट मिला तो मेरे जो सिचुएशंस हैं वो चेंज होगी, मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो भी डांस के प्रति प्यार है वो भी बदल गया। स्टिल अ लॉन्ग टूर ऑफ मैनी कंट्रीज इन यूरोप एंड अमेरिका इज एग्जॉस्टिंग। अब ये कहती हैं कि यूरोप के कई देशों में और अमेरिका के दौरान, अमेरिका के टूर के दौरान जो भी मतलब मेरे जो भी टूर थे, सॉरी, वो क्या है, काफ़ी थकावट देने वाले थे। आई वॉज कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग बिटवीन इंडिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अब मैं इंडिया और बहुत से दुनिया के देशों के बीच में क्या है, इधर उधर भटक रही थी, यानी कि बार बार ट्रैवल करे जा रही थी। इन ऑल आई वॉज अब्रॉड फॉर 3 years एंड बाय द एंड आई नीडेड टू गो होम। अब लगभग 3 साल तक ऐसा ही चलता रहा, मैं इधर उधर होती रही, लेकिन अब क्या था, मुझे घर जाने की आवश्यकता हो रही थी। बट वेयर वॉज होम, लेकिन घर है कहाँ। एंड नाउ डज वन मेक अ होम फॉर वन सेल्फ। और क्या अब किसी को कोई अपना घर बनाना चाहिए, ऐसा इनके फील में आ रहा है। क्या किसी के पास कोई अपना घर होना चाहिए जहाँ पर वो जाने के लिए सोच सके। बाय अ हाउस, गेट मैरिड, हैव चिल्ड्रन, मेक फ्रेंड्स। एक घर ले लो, शादी कर लो, बच्चे कर लो और दोस्त बना लो। आई हैड ओनली द लास्ट आइटम ऑन द एजेंडा। और इनके जो मन में जो बात आ रही थी मेन क्या थी, कि वो दोस्त बनाना चाहती थी, लास्ट आइटम। वाइल इन स्कूल इन लाहौर आई हैड मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। अब ये कहती हैं कि लाहौर के स्कूल में थी जब मैं, तब मैंने वहाँ पर बहुत से फ्रेंड्स बनाए थे।
बट दे नाउ लिव्ड इन अ डिफरेंट कंट्री पाकिस्तान। लेकिन अब भारत पाकिस्तान का डिवीज़न हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, और ये एक दूसरी कंट्री में है जिसका नाम है पाकिस्तान, इनके दोस्त जो हैं। आई हैड टू obtain अ वीज़ा टू विजिट माई क्लोजेस्ट फ्रेंड ओवर अ वीकेंड। और अगर मैं हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों से मिलना चाहती हूँ तो उसके लिए भी मुझे वीज़ा लेना पड़ेगा। आई वुड लाइक टू से आई एम अ पोलिटिकल, बट आई हैव डिस्कवर्ड दैट पॉलिटिक्स मेक्स इट्स प्रेजेंस फेल्ट इवन व्हेन अनइनवाइटेड। अब ये कहती हैं कि मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैं अपोलिटिकल हूँ, यानी कि मैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं हूँ। बट आई डिस्कवर्ड, लेकिन मैंने ये चीज़ पाई कि पॉलिटिक्स जो है वो हर एक जगह अपनी टांग घुसाए लेती है, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो, अनइनवाइटेड हो तो भी वो अपनी टांग कहीं ना कहीं घुसा ही लेती है। एक यहाँ पर वर्ड आया अपोलिटिकल, इससे मुझे एक वर्ड याद आया है। एक वर्ड होता है टिपिकल। टिपिकल का काफ़ी लोग जो है मीनिंग बताते हैं या समझते हैं, वो क्या समझते हैं, टफ यानी कि हार्ड। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, नॉर्मल, साधारण। टिपिकल का मीनिंग साधारण होता है, और जो वर्ड होता है अटिपिकल, इसका जो मीनिंग होता है ये होता है टफ। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। टिपिकल का मीनिंग होता है साधारण। ये बात भी मुझे क्यों याद आई, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले क्लास ले रहा था, उसमें मैंने टेस्ट का अनाउंस किया कि ये टेस्ट लेंगे कल। तो इन्होंने बच्चे कहने लगे कि सर ये टेस्ट, ये चैप्टर तो टिपिकल है। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, टिपिकल है तो क्या हो गया, बढ़िया है, फिर तो तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए। फिर कुछ बच्चों ने कहा सर बहुत ज़्यादा टिपिकल है। मैंने कहा बहुत टिपिकल है, फिर तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कहते सर टफ है। तब मुझे ये बात समझ आई कि बच्चों के दिमाग में तो ये नॉर्मल नहीं, ये टफ वर्ड चल रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये टिपिकल का मीनिंग नॉर्मल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। On my return, the last of many returns, what ultimately awaited me were marriage, children, and a flat in Bombay. अब ये कहती हैं कि मेरी यात्राओं में से जो अंतिम यात्रा थी, यानी कि जो मतलब लास्ट रिटर्न था मेरा इंडिया में, उसके बाद क्या था, व्हाट अल्टीमेटली अवेटेड। अब मुझे जिस चीज़ की ज़्यादा जरूरत थी वो क्या था, शादी कर लो, बच्चे कर लो, और एक बॉम्बे में फ्लैट ले लो। फाइनली आई हैड अ होम, आखिरकार मेरे पास एक होम था, एक घर था। बट इट केम विद स्ट्रिंग्स अटैच्ड, लेकिन क्या था, अब मेरे पास एक घर आ गया था, लेकिन क्या था, वहां पर स्ट्रिंग साथ में अटैच आए थे। यानी कि कुछ मतलब बंधन कह सकते हैं इसे हम, स्ट्रिंग्स अटैच आए थे यानी कि कुछ बंधन भी थे, बाउंडेशंस कह सकते हैं। आई नाउ हैड टू मैनेज दिस न्यू होम, और वो बंधन क्या थे, मुझे इस नए घर को मैनेज करना था। इन अ सोसाइटी लाइक अस वेयर अ वुमन वांटिंग टू वर्क आउटसाइड द होम मस्ट डू सो इन एडिशन टू हर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन्हें क्या था कि अगर ये किस तरह के समाज में रहती हैं जहाँ क्या होता था कि अगर वुमेन घर से बाहर काम करना चाहती हैं तो उसे साथ साथ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी साथ में करनी ही पड़ेंगी। इट इज़ ईजी टू फील ओवरवेल्म्ड, और इससे क्या है, एकदम से मन भर आता है बिल्कुल ही। स्टिल आई डिडंट डू टू बैडली थैंक्स टू माई सपोर्टिव हस्बैंड, और मैं इस चीज़ का शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे पति को, जो कि काफ़ी सपोर्टेड हैं, और मुझे बिल्कुल भी इतना मतलब बुरा फील नहीं होता है। और उनके पति का नाम क्या है, रजनीकांत। इन स्पाइट ऑफ हिज ओन बैकग्राउंड इन अ फैमिली वेयर मैन आर ट्रीटेड एज अ स्पेशल ब्रीड, ही वॉज अ गुड मैन विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग। अब ये क्या कहती हैं कि हालांकि इनके जो पति हैं रजनीकांत, इनकी फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, जहाँ पर मैन को सुपीरियर माना जाता था, यानी कि एक अच्छी ब्रीड माना जाता था, यानी कि घर का मेन जो नेता टाइप है वो मैन को ही माना जाता था। बावजूद इसके वो एक अच्छे आदमी थे, विद द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग, और वो सब चीज़ों में इतना विश्वास करते थे, यानी कि वो इतना नहीं कहते थे कि हाँ मैं ही हूँ, मेरी बात मानो सभी, ऐसे ऐसे करके। ऐसा बंदा नहीं था इनका हस्बैंड। द वर्ड सस्पिशन वॉज एबसेंट फ्रॉम हिज वोकेबुलरी। अब आगे कहती हैं कि इनके जो पति थे उनकी जो डिक्शनरी थी उसमें सस्पिशन यानी कि जो संदेह नाम का वर्ड था वो बिल्कुल ही गायब था। दिस मेड हिम पॉपुलर बट अनसक्सेसफुल। अब इस चीज़ ने उनके पति को पॉपुलर तो बना दिया लेकिन अनसक्सेसफुल भी बना दिया, बोथ एज अ प्रोफेशनल एंड अ पेरेंट, चाहे वो प्रोफेशनल रूप में हो या पेरेंट के रूप में हो। बट अ वेरी अकोमोडेटिंग हस्बैंड, लेकिन फिर भी वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हस्बैंड रहे हैं हमेशा से ही।
माई बिगेस्ट बेनिफिट फ्रॉम माई एसोसिएशन विद हिम वॉज द लव ऑफ म्यूजिक ही इंस्टिल्ड इन मी। अब आगे क्या कहती हैं कि इससे मुझे जो सबसे बढ़िया बेनिफिट मिला ना मेरे पति के साथ रहने का, वो क्या था कि जो म्यूज़िक के प्रति मेरा प्रेम है वो उन्होंने मेरे अंदर काफ़ी हद तक भर दिया था। इफ़ ही हैड चूजन म्यूज़िक एज अ प्रोफेशन ही वुड हैव डन बेटर इन लाइफ। अगर वो म्यूज़िक को चूज़ करते अपने प्रोफेशन के तौर पर तो आज उनकी जो पदवी है वो कुछ और ही होती। बट हिज बार एट लॉ फ्रॉम लिंकन्स इन लंदन पुश्ड हिम इनटू द रॉन्ग लाइन ऑफ वर्क। लेकिन इन्होंने जो इनके पति ने लिंकन इन से लंदन में से जो लॉ के डिग्री की थी उसने इन्हें गलत लाइन में धकेल दिया था। आई मस्ट से आई एम ब्लेसिंग विद अ वंडरफुल फैमिली। अब ये कहती हैं कि मैं ये जरूर मानती हूँ कि मैं अपने जो मेरी जो फैमिली है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा परिवार मिला है। टू नॉर्मल एंड हेल्दी चिल्ड्रन, दो नॉर्मल सामान्य से और हेल्दी चिल्ड्रन हैं हमारे। माय सन श्रीराज एंड डॉटर मैत्रेयी। अब इनके बेटे का नाम है श्रीराज और इनकी जो बेटी का नाम है वो मैत्रेयी है। इनके पति का नाम रजनीकांत है, इनके भाई का नाम सुरेश है। नाउ मैरिड विद देयर ऑन चिल्ड्रन, और अब उनकी भी शादी हो चुकी है। ये कहती हैं कि इनके जो दो बच्चे हैं इनकी भी खुद खुद की शादी हो चुकी है और इनके पास भी बच्चे हैं। लुकिंग बैक आई केप्ट वंडरिंग व्हाट माई कंट्रीब्यूशन वॉज एज ए मदर। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा एज ए पेरेंट एज ए मदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। बट इट मस्ट हैव बीन सेटिस्फैक्ट्री टू अटेन दीज रिजल्ट्स। लेकिन इससे मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है जब मैं ये रिजल्ट्स देखती हूँ। एंड येट बोथ आर कम्प्लीटली डिफरेंट इन देयर एटीट्यूड्स एंड फिलोसफीज। अब ये कहती हैं कि इनके जो बच्चे हैं उनका एटीट्यूड है, उनकी जो सोच है वो दोनों ही अलग अलग हैं, उनकी फिलोसफीज भी अलग हैं। वन हैज़ एन एक्सटेंडेड सेंस ऑफ एम्बिशन, एक जो है वो अपने एम्बिशन को लेकर काफ़ी फोकस्ड है। एंड द अदर अलाउज थिंग्स टू ट्रांसपेयर एज दे आर डेस्टाइंड टू। और जो दूसरा बच्चा है वो क्या कर रहा है, जैसी चीज़ें जा रही हैं वैसे जाने, जो जो होगा देखा जाएगा। द ओनली पॉइंट ऑन विच दे एग्री इज दैट दे डिसएग्री विद माई प्रोफेशन। और जो सिर्फ पॉइंट है इकलौता जो कि ऑन विच दे एग्री, जिसमें वो दोनों ही सहमत होते हैं, वो क्या है कि वो मेरे प्रोफेशन से डिसएग्री करते हैं। यानी कि उन्हें मेरा प्रोफेशन डांस का प्रोफेशन है वो नहीं पसंद कि मैं डांस करूं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू हैव दिस काइंड ऑफ वैरायटी इन अ फैमिली। और वो कहती हैं कि इस तरह की जो वैरायटी है एक फैमिली में होना ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Living with a group of different personalities beneath one roof is like performing with other artists on stage। और ये इस चीज़ को कनेक्ट करती हैं अपने डांस के साथ कि इस तरह की पर्सनैलिटीज़ को का एक ही छत के नीचे रहना, यानी कि अलग अलग तरह की सोच वाले जो लोग हैं वो अगर एक ही छत के नीचे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ही स्टेज पर काफ़ी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। द इक्वेशन, द स्पेस फैक्टर, vibrations and relationships must be taken into serious consideration। और ये अब आगे क्या कहती हैं, एक दूसरे से समन्वय बनाना, एक दूसरे के बीच में जो दूरी है, वाइब्रेशंस हैं, जो एक दूसरे से संबंध है, उन सभी को क्या है सीरियस कंसीडर करना चाहिए। यानी कि उन सभी का गंभीरता से ध्यान रखना चाहिए, सोचना चाहिए। यू आर नो लॉन्गर परफॉर्मिंग सोलो। अब आप एक कोई सोलो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं यानी कि लाइफ में, यानी कि अब आपके पास बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आप एक सोलो परफॉर्मर नहीं हैं। यू बिलोंग टू अ लार्जर इमेज। आप एक बहुत बड़ी इमेज को परस्यू कर रहे हैं, बहुत आपका नाम हो चुका है, अब ये खुद के बारे में थोड़ा बता रही हैं। एंड मस्ट डेवलप अ न्यू सेट ऑफ परफॉर्मिंग स्किल्स। और अब क्या है, आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, अपने परफॉर्मिंग स्किल को बहुत ही अच्छे से डेवलप करना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही अच्छे दिख सकें। तो यही थी कुमुदिनी लाखिया की जो स्टोरी है। तो जन्म हुआ था इनका 17 मई 1930 को। काफ़ी ये इनका अच्छा नाम है डांस में और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, इसकी 11th की जो प्लेलिस्ट है सभी चैप्टर्स की वुमन वर्ड्स की, उसका भी लिंक दे दिया है। साथ ही साथ वर्ड मीनिंग भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट या फिर किसी पुराने चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।